नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति भवन में आज मनाया जाएगा राजाजी उत्सव। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का होगा अनावरण। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की दिशा में अहम कदम। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर के विवादित आवेदनों के निपटारे का काम आज से शुरू। चुनाव आयोग ने तैयार किया विशेष पोर्टल। न्यायिक अधिकारी संभालेंगे जिम्मा। मैक्सिको के मोस्ट वांटेड ड्रग कार्टेल लीडर अल मैंचो की मौत के बाद इलाके में हिंसा। भारतीय दूतावास ने मैक्सिको में रहने वाले भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी। अमेरिका में शक्तिशाली बर्फीले तूफान के चलते प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा। न्यूयॉर्क सहित कई प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। और गुलबर्ग में आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे संस्करण की शुरुआत। 26 फरवरी तक होने वाले आयोजन में 1000 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। तो आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक राजाजी उत्सव का भव्य उद्घाटन करेंगी, जिसमें स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस उत्सव के दौरान 24 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक राजाजी के जीवन, उनके योगदान और दर्शन पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जो देशवासियों को उनके अद्वितीय योगदान को समझने का अवसर प्रदान करेगी। यह आयोजन देश के इतिहास और संस्कृति को पुनः जीवंत करने का एक सार्थक प्रयास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात की 131वीं कड़ी में इस उत्सव का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने की दिशा में राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। तो राजाजी उत्सव, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी और ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह अब उनकी प्रतिमा की स्थापना होगी। देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने की दिशा में अहम कदम, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज देश गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़कर भारत की संस्कृति से जुड़ी चीजों को महत्व देने लगा है। इस दिशा में हमारे राष्ट्रपति भवन ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में सी राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे उन लोगों में थे जिन्होंने सत्ता को पद की तरह नहीं, सेवा की तरह देखा। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की प्रतिमा भी राष्ट्रपति भवन में लगी हुई थी। अब इस प्रतिमा के स्थान पर राजाजी की प्रतिमा लगाई जाएगी। राजाजी उत्सव के दौरान राजगोपालाचारी जी पर आधारित प्रदर्शनी भी लगेगी। ये प्रदर्शनी 24 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगी।
और आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए जानकारी दी है कि कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी के इजराइल के ऐतिहासिक दौरे के बारे में बात की गई है। उन्होंने कहा कि इजराइल और भारत के बीच का जो रिश्ता है, दो ग्लोबल लीडर्स के बीच एक मजबूत गठबंधन है। दोनों देश इनोवेशन, सिक्योरिटी और एक जैसे स्ट्रैटेजिक विजन में पार्टनर हैं। वो मिलकर ऐसे देशों का एक ग्रुप बना रहे हैं जो कि स्थिरता और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एआई से लेकर रीजनल कोऑपरेशन तक दोनों देशों की साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि जेरूसलम में आपसे मिलने का इंतजार रहेगा पीएम मोदी। ממשלה נרנדרה מודי. אנחנו ידידים אישיים, מדברים תכופות בטלפון, מבקרים זה את זה. אני ביקרתי בהודו, מודי ביקר כאן, ובכל מקרה, אבל דבר אחד קרה, זה שמרקם היחסים הלך והתהדק. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आगामी इजराइल दौरे को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा सोशल मीडिया पर एक्स पर साझा किए गए पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि धन्यवाद मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू। भारत और इजराइल के बीच के रिश्ते और हमारे द्विपक्षीय संबंधों की विविधता पर मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। भारत इजराइल के साथ अटूट मित्रता को बहुत महत्व देता है, जो विश्वास, नवाचार और शांति और प्रगति के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। अपनी आगामी इजराइल यात्रा के दौरान आपसे होने वाली चर्चाओं के लिए मैं उत्सुक हूं। और भारत ने पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित आम नागरिकों की जान गई है, जो कि पवित्र रमजान माह के दौरान हुआ है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान का अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने का एक और प्रयास है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर की बात कर लेते हैं। एसआईआर के तहत मतदाता सूची में दावों और आपत्तियों की न्यायिक जांच अब आज से शुरू हो गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 294 विधानसभा क्षेत्रों में 197 केंद्रों पर जिला जज और अतिरिक्त जिला जज सुनवाई करेंगे, जबकि 97 केंद्रों की जिम्मेदारी जो है वो सेवानिवृत्त जिला जजों को दी गई है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी के जरिए की जाएगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए विशेष ऑफलाइन व्यवस्था की है और तय समय सीमा के भीतर सभी विवादित आवेदनों पर फैसला लिया जाएगा। इस कदम का मकसद जो है वो मतदाता सूची की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना है। तो 197 केंद्रों पर जिला जज और अतिरिक्त जिला जज की नियुक्ति की गई है और 97 केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है सेवानिवृत्त जिला जजों को। इसके अलावा ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से भी सुनवाई होगी और फैसले की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। साथ साथ पारदर्शी और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार करना इसका पूरा लक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह प्रक्रिया तेज की गई है। आज से बंगाल में एसआईआर के तहत दावों और आपत्तियों की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 फरवरी तक सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरे का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है। बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश को आकर्षित करना भी है। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगापुर में टेमासेक के चेयरमैन टीओ ची हेन और उनकी टीम से मुलाकात की, जिसमें डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन के अवसरों पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने जीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिम चाउ कियाट और उनके डेलीगेशन से भी मुलाकात की। इस बैठक में सीएम ने उत्तर प्रदेश में जीआईसी की साझेदारी की सराहना की, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में आईआरबी के साथ सहयोग और ग्रीनको के साथ राज्य में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा हुई।
दौरे का उद्देश्य यूपी में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश को आकर्षित करना। सिंगापुर के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डिजिटलाइजेशन और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस रहने वाला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित हुए एआई समिट पर एक सुभाषित साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में हुए ऐतिहासिक एआई समिट में पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य की जमकर सराहना की है और इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे युवा साथियों की सोच पूरी मानवता के बहुत काम आने वाली है। अविज्ञातस्य विज्ञानम विज्ञातस्य च निश्चयः आरंभः कर्मणां शश्वदारब्धस्यान्तदर्शनम्। अज्ञात ज्ञान को खोजने के लिए प्रयोग और अनुसंधान आवश्यक हैं। ज्ञात तथ्यों पर निर्णय और विश्लेषण ही शोध की शुरुआत है और अनुभव एवं अवलोकन से ही वह ज्ञान सत्यापित होता है। Experimentation and research are essential to discovering unknown knowledge. Judgment and analysis of known facts are the beginning of research, and that knowledge is verified through experience and observation. आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुए एआई फॉर एग्री सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों के अत्याधुनिक नवाचारों पर चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में चर्चाओं के साथ साथ एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जो कृषि मूल्य श्रृंखला को पूरी तरह से बदलने वाले नवीन समाधानों को प्रदर्शित कर रही है। इस कृषि सम्मेलन में एआई संचालित उपकरणों से लेकर ड्रोन तकनीक और डेटा एनालिटिक्स तक के नवाचारों ने कृषि को अधिक कुशल और टिकाऊ बनाने की क्षमता का यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। मुंबई में चलने वाला एआई फॉर एग्री ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो है, वहाँ पर साइडलाइंस में उसके एग्जीबिशंस भी लगे हुए हैं और आप देखिए यहाँ पर कई सारे स्टॉल्स हैं जो कि अलग अलग अपने ऑफरिंग्स फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से बदल सकता है, रीशेप कर सकता है, उसकी सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर ऑफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पहला ही स्टॉल अगर हम देखें तो आईआईटी बॉम्बे का है और आईआईटी बॉम्बे ने भी काफ़ी सारे यहाँ पर सॉल्यूशंस जो हैं वो शोकेस किए हुए हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। हमने फार्मर्स के लिए एआई पावर्ड एंड सेंसर ड्रिवन सॉल्यूशंस ऑफर किए हैं, जिसकी वजह से फार्मर को वेदर बेस्ड डिसीज प्रेडिक्शन, पेस्ट और डिसीज प्रेडिक्शन 3 से 4 दिन पहले मिल जाएगा और उसके साथ उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना है, वो जो एक्शन आइटम्स है वो भी मोबाइल एप्लीकेशन के साथ फार्मर को मिल जाएगा। उसके साथ साथ इमेज बेस्ड पेस्ट और डिसीज प्रेडिक्शन है एंड रियल टाइम सॉइल एंड रियल टाइम वेदर बेस्ड कंडीशन मॉनिटरिंग के ऊपर कितना इरिगेशन का पानी देना है, कब इरिगेशन कट करना है, फर्टिलाइजर्स कब अपने अप्लाई करने हैं, कितने इसमें देने हैं, वो चीज़ें हैं। महाविस्तार जो ऐप है या जो पूरी तरीके से ये प्रोसेस है वो ला रहे हैं, उसमें भी आईआईटी बॉम्बे का एक बड़ा हाथ रहा है, वो थोड़ा बताइए। हमने महाविस्तार एआई में ये जो एआई कंपोनेंट है इमेज बेस्ड पेस्ट एंड डिसीज डिटेक्शन का, वो इंटीग्रेट किया हुआ है 18 क्रॉप्स के लिए और जो 100 से ज़्यादा पेस्ट और डिसीजेस कैप्चर कर सकता है और विद इन अ सेकंड फार्मर को, किसान भाइयों को बता सकता है कि कौन सा पेस्ट है, कौन सा डिसीज़ है। यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे की ओर से जो TIH फाउंडेशन है वो कर रहा है और साथ ही कई सारे यहाँ पर एग्जीबिशन स्टॉल्स हैं जो अपने तरीके से एक न्यू यूनिक कॉन्सेप्ट्स लेके आया हुआ है, फार्मर्स तक पहुँचा रहा है ताकि भारत की जो फार्मिंग सिनेरियो है वो बदल सके, वो अपग्रेड हो सके। कैमरा पर्सन आदित्य कसारे के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, मुंबई। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज़। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यश, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग?
मने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बजट जनता को राहत देने वाला होगा और साथ ही साथ वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखा जाएगा। साथ साथ जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले भी लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्र से महाराष्ट्र को खासी मदद मिल रही है। सीएम ने जानकारी दी है कि दावोस में हुए 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर विधानसभा में विस्तृत जानकारी दी जाएगी और तमाम जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने का काम किया जाएगा। तो सीएम ने दावोस में हुए निवेश समझौतों की भी जानकारी दी। आज से शुरू हो रहा है महाराष्ट्र का बजट सत्र और ये जो बजट होगा जनता को राहत देने वाला होगा, ये कहना है मुख्यमंत्री का। आगे बढ़ेंगे, बात झारखंड की। झारखंड के 48 शहरी स्थानीय निकायों में आज चुनाव है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। चुनाव में 43.43 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो वहीं मतगणना 27 फरवरी को होगी। इसके जरिए 9 नगर निगमों, 20 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1042 वार्ड में महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों का चुनाव किया जाएगा। 48 शहरी निकाय में कुल 1087 वार्ड है, लेकिन चुनाव 1042 वार्ड में होने हैं। और क्योंकि 41 पार्षद पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, तो वहीं कोई नामांकन प्राप्त नहीं होने के बाद 3 वार्ड खाली रह गए। और मानगो नगर निगम के 1 वार्ड में एक उम्मीदवार की मृत्यु के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि महापौर और अध्यक्ष पद के लिए 235 महिलाओं सहित 562 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 2727 महिलाओं सहित 5562 उम्मीदवार वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं चुनाव के लिए कुल 4307 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो झारखंड के 48 शहरी स्थानीय निकायों में आज चुनाव हो रहा है। चुनाव केवल 1042 वार्ड में 41 पार्षद निर्विरोध चुने जा चुके हैं। मन की बात के 131वें एपिसोड में देशवासियों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अंगदाता एलन शेरिन अब्राहम की कहानी साझा की। जी हां, प्रधानमंत्री ने एलन के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए अंगदान को बढ़ावा देने की अपील की। और इसी कड़ी में अब नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के हृदय रोग विभाग के एओडी डॉक्टर विजय ग्रोवर ने भी लोगों से अंगदान करने की अपील की है। श्रीमती लक्ष्मी देवी, उनका हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी आरएमएल अस्पताल में मेरे नेतृत्व में कार्डियक सर्जरी और कार्डियक एनेस्थीसिया टीम के सहयोग से 22 अगस्त 2022 को सफलतापूर्वक किया गया। अंगदान के विषय पर प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से जिक्र किया है। उनके मैसेज के से हम सब लोगों को, भारतवासियों को प्रेरित होकर
अंगदान का प्रण लेना चाहिए। और एक अच्छी खबर आप तक पहुंचा देते हैं हम। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा में मणिपुरी फिल्म बूंग ने अपना परचम लहरा दिया है। जी हां, 79वें बाफ्टा अवार्ड में फिल्म बूंग ने चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। बाफ्टा अवार्ड जीतने वाली फिल्म बूंग की कहानी बहुत प्यारी है, दिल को छू लेने वाली है और ये फिल्म मणिपुर की घाटी में रहने वाले बच्चे बूंग यानी गुगुन के गेन पर आधारित है। बूंग वर्षों से अकेली रह रही अपनी मां को खुश करने के लिए खास तोहफा देने की योजना बनाता है। वो तोहफा है अपने पिता को वापस लाना। वो पिता की तलाश में निकल जाता है। मां की खुशियों के लिए पिता को खोजने निकले बूंग की ये कहानी बेहद मार्मिक है, देखने वाली है। बूंग को कई कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस फिल्म को निर्माता, निर्देशक और एक्टर फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर साल 2024 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी हुआ था। भारतीय सिनेमाघरों में ये फिल्म सितंबर 2025 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। फरहान के साथ विकेश फुटानी, एलन मैकेलेक्स, रितेश सिद्धवानी और शुजात सौदागर इस फिल्म के सह निर्माता हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं होली की तैयारियों की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाना में होली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्था को पुख्ता करते हुए श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल उत्सव सुनिश्चित किया है। रंगों और भक्ति के माहौल में बरसाना में होली का उत्सव 24 फरवरी से 5 मार्च तक मनाया जाएगा। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण बरसाना में दुनिया भर में मशहूर होली की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन दिन रात ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि हर श्रद्धालु पवित्र त्योहार को सुरक्षित और आराम से मना सके। पूरे शहर में सुरक्षा, सफाई, यातायात प्रबंधन और चिकित्सा केंद्रों की व्यवस्था की जा रही है। हमारे अतिथि लोग आते हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर के हो, चाहे आश्रमों में या होटलों में रहने को लेकर के हो, वो सारे छोटे छोटे चीज को चेक पॉइंट बना करके पिछले 1 महीने से हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। राधा रानी मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों को खास तौर से रंगा और सजाया गया है। इसके साथ ही एक रंगीन उत्सव का माहौल बनना शुरू हो गया है। भक्तों ने व्यवस्थाओं की तारीफ की। वे सफाई, दूसरी सुविधाओं और पूरे माहौल में छाई भक्ति भावना से गदगद थे। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है, अच्छा सब कुछ, गौशाला, साफ सफाई सब बढ़िया, बहुत अच्छा है। राधे राधे भैया। पेंटिंग भी बहुत अच्छी है, बढ़िया, ग्वालियर में सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छी साफ सफाई है। यहाँ देखकर लग रहा है कि भगवान स्वयं आए यहाँ पे होली खेलने। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। बरसाना में इस साल होली का उत्सव 24 फरवरी से शुरू होगा और 5 मार्च तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। मैक्सिको की सेना ने रविवार को एक बड़े ऑपरेशन में जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल के कुख्यात लीडर नेमेसियो रूबिन ओसेगुएरा सर्वेंटेस, जिन्हें एल मैंचो के नाम से जाना जाता है, उसको मार गिराया। और इस कार्रवाई के बाद कार्टेल ने प्रतिशोध में ग्वाडलाहारा एयरपोर्ट पर सशस्त्र हमला बोल दिया। सूत्रों के अनुसार एल मैंचो की मौत एक सैन्य अभियान के दौरान हुई। अमेरिका ने एल मैंचो की गिरफ्तारी अपनी जानकारी के लिए $15 मिलियन का इनाम रखा था। और मैक्सिको में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है। विशेष रूप से जलिस्को, तमाउलिपास और मिचोकान और गुएरो और न्यूबो लियोन राज्यों में रह रहे भारतीयों को सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि अगली सूचना तक सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से अपील की है कि वे भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और केवल जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। स्थानीय मीडिया के अपडेट्स पर नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति में इमरजेंसी नंबर 911 और +525548477539 पर कॉल करें।
दूतावास ने अपनी सेहत और लोकेशन की जानकारी परिवार के साथ साझा करने की भी सलाह दी है। और अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में तेज बर्फीला तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान की वजह से कई शहरों में यात्रा पर रोक लगा दी गई है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और हजारों उड़ानें रद्द कर दी पड़ी हैं। नेशनल वेदर सर्विस ने इसे उत्तर पूर्व के लिए एक बड़ा शीतकालीन तूफान बताया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी सोमवार तक उत्तरी मिड अटलांटिक और उत्तर पूर्वी इलाकों में तेज बर्फबारी होगी। और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं गुलमर्ग की, जहां गुलमर्ग में खेलो इंडिया के शीतकालीन खेलों के छठे संस्करण का आगाज हो गया है और युवा मामले और खेल मंत्रालय और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 26 फरवरी तक होगा। खेलो इंडिया के इस महाकुंभ में 1000 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, इसकी माउंटेनियरिंग और स्नोबोर्डिंग के मुकाबले होने हैं। हाल ही में हुई अच्छी बर्फबारी से गुलमर्ग में काफी पर्यटक भी खेलों का लुत्फ लेने के लिए वहां पर मौजूद हैं। तो गुलमर्ग में हो रहा है विंटर गेम्स का आयोजन। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।